महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति को 11 दिनों के बाद जमानत मिल गई है। सीएम उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की चेतावनी देने के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जेल भेज दिया गया। राजद्रोह की बात कही गई थी। जमानत की कई अर्जियों के बाद आज उन्हें राहत मिली है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस राहत में कई सारी शर्तें हैं। मसलन पहली शर्त यह है कि आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, यानी मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं चलेगी। आप सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। आप कोई भी ऐसा हरकत नहीं करेंगे जिससे इस पूरे केस में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़े। ये जो घटना हुई है इसे आप दोबारा से दोहराएंगे नहीं। इस पूरे केस को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों को 50-50 हजार के नीचे मुचलके पर जमानत दी गई है और इस जमानत में कई शर्तें जो हैं वो भी लगा दी गई है। तो राणा दंपत्ति को जमानत मिली है और यह जमानत जो है, हालांकि इसका विरोध पुलिस कर रही थी। पुलिस ने कहा कि जो हरकत इन्होंने की थी वो दरअसल सरकार को अस्थिर करने के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद यहां पर जमानत 3 शर्तों के साथ। और अब बात करते हैं जोधपुर हिंसा को लेकर, क्योंकि जोधपुर हिंसा मामले में गहलोत सरकार पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक संवाददाता देवंकुर उनके साथ हैं। देवंकुर, जरा उनसे सवाल जवाब कीजिए और अगर संभव है तो 1-2 सवाल हमारे भी लीजिएगा। बिल्कुल शुभांकर, इस समय राजस्थान के मुख्य बीजेपी नेता और केंद्रीय जलदाय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ में हैं और जिस तरह से जोधपुर में दंगे भड़के उसके बाद राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 18 महीने राजस्थान में चुनाव होने को बाकी हैं और पहले ही चुनावी मोड में आ गई है और दंगे करवा रही है। इस बड़े आरोप पर सीधा मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछना चाहूंगा, इस आरोप को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले उन्होंने करौली के बाद ये आरोप लगाया और अब जोधपुर के बाद उनका कहना है कि ये दंगे जो हैं ये ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, प्री प्लान्ड है और बीजेपी द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से करवाए गए हैं। देखिए, मैं स्वागत करता हूं गहलोत साहब ने जो कहा है उसका। अगर ऑर्केस्ट्रेड है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के इंस्ट्रक्शंस पे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है, तो आपकी पुलिस आंख पे पट्टी बांध करके क्यों बैठी है? और आप गृह मंत्री होने के नाते आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करिए। कल की घटना के में अगर भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेताओं का दोष है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए। एक तरफ मुख्यमंत्री कल की घटना से लेकर के करौली की घटना तक को दंगा मानते नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी मरा नहीं है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, कुछ दुकानें जली हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज तक को कहा है कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, तो ये बताता है कि ये कोई सरकार का फेलियर नहीं है। ये उनका कहना था। नहीं, उनका कहना था कि ये दंगा है ही नहीं। उनके दंगे की परिभाषा में राह चलते आदमियों को चाकू घोंप दिया जाए, नाम पूछ करके किसी मजहब का, किसी धर्म का जो है उपासक होने के नाते उसको पटक करके उसकी टांगें तोड़ दी जाए, तेजाब की बोतलें फेंकी जाए, घर में घुस करके महिलाओं को तलवारें निकाल करके डरा करके अपमानजनक व्यवहार किया जाए, दुकानों को लूटने की कोशिश की जाए, छोटी बच्चियों के ऊपर प्रहार किए जाए, लोगों के सिर फोड़ दिए जाए, पत्थर फेंके जाए, मंदिर तोड़ने की कोशिश की जाए, ये सब दंगा नहीं है। गजेंद्र जी, एक बड़ा आरोप ये है, घटना है उनके हिसाब से वो दंगे का इंतजार कर रहे हैं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए या कुर्सी पर वापस बैठने के लिए। इस तरह की दंगे की परिभाषा जो है वो उन्हीं को मुबारक है। जिस दिन जोधपुर में दंगा भड़का, यानी कि ईद के मौके पर जिस दिन सुबह नमाज पढ़ने के बाद कई लोग ये आरोप लगाया जा रहा था कि दंगों में शामिल हुए थे, उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अपने जन्मदिन के दिन लोगों को रिसीव कर रहे थे, उनसे उपहार ले रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनको यहां जोधपुर में होना चाहिए था? देखिए, कल जब सुबह जिस तरह की परिस्थिति बनी, परसों रात को तनावपूर्ण स्थिति थी, रात भर लोग साथ बैठे थे, समझाइश हुई, दोनों पक्षों के लोग बैठे, पुलिस प्रशासन सबने बैठ करके तय किया कि ईद की नमाज जो है वो शांति से हो। जोधपुर की जो रीति नीति है, जोधपुर की जो परंपरा है, जोधपुर का जो अमन चैन के प्रति जोधपुर के लोगों का प्रेम है, शांति भाईचारे का शहर है। लेकिन कल जो कुछ घटनाएं हुई सुबह नमाज के बाद में,
वो दंगा नहीं था, क्योंकि दंगे में दो पक्ष होने आवश्यक है कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। वो बलवा था, उपद्रव था, मजहबी उन्माद में लोगों ने जितनी घटनाएं मैंने बताई उन सब घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस पहले तो इसको असेस करने में नाकामयाब रही और फिर रोकने में नाकामयाब रही, और अब या तो सरकार का दबाव होगा या प्रशासन पे पता नहीं किस ग्रह से कोई अदृश्य शक्ति का दबाव होगा कि अब वो इसकी कार्रवाई में भी तुष्टिकरण कर रही है। देवांकुर, एक सवाल अगर आप ले सके तो। चाहिए था, उनका गृह जिला भी है। देखिए, निश्चित रूप से आना ही चाहिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को यहां आना चाहिए था। वो यहां आने के बजाय अपनी आला कमान की मिजाज पुरसी करने गए, क्योंकि कल भी वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे और उससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका इस्तीफा उनके पास, आला कमान के पास पड़ा है। कहीं वो पुरानी फाइल पे मिट्टी झाड़ करके उसको निकाल नहीं लें, उसके लिए उनको खुश करने के लिए कि उनकी कुर्सी ठीक से लगी कि नहीं, नाश्ता उनकी अनुरूप पकेगा कि नहीं, और तंबू ठीक से उनके हिसाब से भी लगेगा कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए उदयपुर गए। उनकी प्राथमिकता जोधपुर के लोग और जोधपुर का अमन चैन नहीं है, अपने उस नेता की मिजाजपुर से जो बनकर ये बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वो जोधपुर नहीं है, उदयपुर है। बता दें कि उदयपुर में, दिवांकुर, एक सवाल जरा ले लीजिए मंत्री जी से कि उदयपुर में अधिवेशन होना है कांग्रेस का 3 दिवसीय। जी, एक सवाल ले लीजिए कि पहले करौली, उसके बाद अलवर, और अलवर के बाद 3 दिन का 13 से 15 तारीख का, जिसमें जी पहले करौली, फिर अलवर और उसके बाद जोधपुर। ये क्रोनोलॉजी को लेकर मंत्री जी क्या सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर एकाएक पिछले 1.5 महीने में क्यों बढ़ गई हैं? और क्या आने वाले चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, बीजेपी से मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएगी? गजेंद्र जी, कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी के पास महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके ऊपर कुछ कहने के लिए नहीं है, इसीलिए पहले करौली, फिर अलवर, फिर जोधपुर, इस तरह से हुआ है। और उनका यह भी कहना था कि जेपी नड्डा, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अप्रैल के महीने में आए थे, तब ये उसके आसपास हुआ। तो इस बड़े आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 विषय इसमें सम्मिलित है। पिछले 3 साल में राजस्थान में, 3 साल से भी ज्यादा समय हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ है, कुर्सी बचाना और किस्सा कुर्सी का जो जिस तरह से सरकार की प्राथमिकता बनी है, उसके चलते राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डाइल्यूट हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान में जो है महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है, अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है, SC/ST के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सब स्थिति राजस्थान में बनी है, और इन सब के होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री इन सब से ध्यान हटाने के लिए अनर्गल प्रत्यारोप, आरोप जो है भारत की सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाते रहे। दूसरा विषय जो आपने कहा कि बेरोजगारी और पेट्रोल के भाव बढ़ गए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस प्रदेश में है? अगर वो राजस्थान में है तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है, वो क्यों है? केंद्र सरकार के टैक्सेस तो देश के सभी प्रदेशों में बराबर है, उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि नहीं? तो ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विषय है। शुभांकर भी जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से दंगे हुए, करौली में हो, जोधपुर में हो, क्या बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन टोटल आल्सो इन राजस्थान, वो अपने आप में चुनावी मुद्दा है। पर राजस्थान में सर करीबन 1.5 साल का समय अभी बचा है, और कांग्रेस बार बार कह रही है कि ना केवल राजस्थान, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला बन गई है कि जिस तरह से दंगे एक के बाद एक कई जगहों पर हो चुके हैं, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। तो वो कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव के बाद बीजेपी को समझ में आ गया है कि उसका जो कई ऐसी सीटें थी यूपी में जिसका जो अंतर था, डिफरेंस जीत का, वो 500 वोट के करीब था। तो उनका कहना है कि बीजेपी को समझ में आ गई है कि लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। देखिए, महंगाई और से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, तो उत्तर प्रदेश में एक तरफा बहुमत क्यों मिला? उत्तराखंड में जहां बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के गए थे, वहां मुंह की खा करके क्यों आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा क्यों बनी? 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में
और 5वें प्रदेश में तो उनकी खुद की सरकार थी, सिमट करके 15-16 के नंबर पर क्यों आ गए? इसलिए इस तरह की अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, देखिए मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं और लोग भी उनके जो सराउंडिंग लोग हैं उनको जादूगर कहते हैं। मैं बहुत सालों से सोचता था कि उनमें जादूगरी किस बात की है कि वो जादूगर कहलाना और जो है कहलवाना पसंद करते हैं। जी जी। अब मुझे समझ में आता है कि अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की जो कला उनको आती है, जो जादूगरी आती है, वो इसी के चलते लोग शायद उनको जादूगर कहते हैं। गजेंद्र जी, अगर एक बार जोधपुर के दंगों के बारे में फिर से आपसे बात करें तो आपने जो बात की है प्रशासन से, पुलिस से, आप एक बड़ा आरोप मुझसे इंटरव्यू से पहले आप लगा रहे थे कि जो लोग उन्माद करने वाले थे, जो आरोपी थे, उनको चिन्हित किए जाने के बावजूद उनकी धरपकड़ नहीं की गई है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो ये आरोप आप किस बेसिस पर लगा रहे हैं? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो लोग दंगे के विक्टिम्स थे, कल की जो घटनाएं हुई उपद्रव में विक्टिम्स थे, जिन लोगों को पुलिस ने आकर के बाद में बचाया है, विक्टिम्स थे, बाहर जो है अपने साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जो मारपीट हुई, जो घटनाएं हुई, उसको चलते बाहर निकल करके आके बैठे थे घर से बाहर जी। एक सामूहिकता के साथ में वापस ऐसी घटना न हो इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों से धरपकड़ हो रही है, उनको सुबह 4 बजे घर से उठाया जा रहा है। तो प्रशासन भी किसी न किसी दबाव में इस तरह के, ठीक है, अब वक्त क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा देवांकुर, एक आखिरी कमेंट आप ले लीजिए। क्या तुष्टीकरण हो रहा है, इस तरह से क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बाद क्लोज करना है। राजनीति का आरोप जी। शुभांकर पूछना चाह रहे हैं कि ये आपसे बड़ा सवाल ये भी कि आपको लगता है कि जो दंगे हुए हैं उनमें क्या जानबूझकर जो लोग हैं आपके हिसाब से नहीं पकड़े गए? क्या बढ़ावा दिया गया है किसी भी तरफ से इन छोटा सा परिस्थितियों को? देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रशासन अब ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैंने कल भी कहा था कि अब आप इसको बैलेंस आउट करने के लिए दोनों पक्षों के कुछ लोगों को गिरफ्तार करोगे, जबकि कल की पूरी घटना में कहीं कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं। एक ही पक्ष उपद्रवी के रूप में काम कर रहा था, एक ही पक्ष बलवा कर रहा था। और आप सबके टीवी चैनल्स के फुटेज उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई प्रतिकार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं क्या? आगे भी आपसे बिल्कुल बात करेंगे गजेंद्र जी। पर शुभांकर, यहां पर जो बीजेपी है वो इसको मुद्दा बनाए हुए है। इनका कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक पक्ष को आगे बढ़ाया जा रहा है या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, इसके बावजूद। बिल्कुल देवांकुर, जो बातें आपने की है बहुत महत्वपूर्ण है और कमोबेश यही आरोप जो है कांग्रेस भी लगा रही कि एक पक्ष को बढ़ावा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। अब जनता को तय करना है कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, कौन तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है, कौन वोट बैंक की खेती कर रहा है। लेकिन जोधपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज तक में मेरे सहयोगी श्वेता सिंह ने खास बातचीत की है। हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की क्या दलीलें हैं। अशोक जी, ये क्या चल रहा है राजस्थान में? कभी करौली तो कभी जोधपुर। देखिए, जोधपुर में जो घटना मैंने अभी बताया आपको कि जिस प्रकार से ये एजेंडा है इन लोगों का, बीजेपी का, आरएसएस के लोगों का, पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। हमारे यहाँ चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेके बड़े चिंतित है। हमने यहाँ पर 3 साल 3.5 साल होने आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करी है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे कोरोना का चैलेंज हो हमारे सामने, तब भी बजट के माध्यम से यहाँ पर जो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, हमने यहाँ पर पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल गई सब लोगों को, 10 लाख का बीमा मिल गया है। और जिस प्रकार की उपलब्धि यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रही है, उससे बीजेपी वाले घबरा करके इन्होंने अभी से ही जो आतंक मचाना शुरू किया जानबूझ करके, इनके खुद के हाईकमान के लोगों के इशारे इनके ऊपर, उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। हम इनको हर जगह रोक रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई है। तीनों घटनाएं जो आपने बताई है, करौली की, राजगढ़ अलवर की और जोधपुर की, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। छोटी मोटी मारपीट हुई है, कुछ दुकानें जलाई गई है और कुछ नहीं हुआ है। और आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रयास है राजस्थान में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में बना रहे।
पर भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था किस तरीके से अपनी कायम रख रहा है उसकी मिसालें दी जा रही हैं। तो यहां पर जब पता था कि उत्सव के दौरान ऐसा हो सकता है, संवेदनशील मामला है, तो उत्सवों पर अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं? देखिए, वहां यूपी में ना तो कानून का राज है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, और तो और फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी के अंदर पत्थरबाजी हुई है। ये नहीं कह सकते हम लोग, हर प्रदेश के अंदर इनका जो एजेंडा है उसके कारण से दंगे भी हुए हैं रामनवमी पर। अशोक गहलोत जी, आप पर आरोप लगते हैं कि आप खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर, मंत्रियों को, 2 मंत्रियों को भेज दिया। आप पर आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के। तो यहां पर क्या आप कह पाएंगे कि धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी राजस्थान में? धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे काम में सरकार का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि पुलिस कार्रवाई करे बिना देखे किस जाति का है, किस धर्म का, किस वर्ग का, किस राजनीतिक पार्टी का है। जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, तभी जाके दंगे रुकते हैं और तभी जाके शांति स्थापित होती है। ये हमारा खुद का मानना है कि ऐसे वक्त में जो क्राइम करता है या जो दोषी है, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा विश्वास इस बात के अंदर है। के बाद कोपेनहेगन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन से मुलाकात के बाद मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एनआरआई लोगों से अपील की कि हर साल 5 गैर भारतीय लोगों को भारत घूमने के लिए आप जरूर प्रेरित करें। यूरोप के 3 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे। तो यहां पर प्रवासी भारतीयों से लेकर डेनमार्क की सरकार तक उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर हाजिर थी। लोगों में जोश था, जुनून था, हर कोई पीएम की एक झलक पाने को बेताब था। और जब दिन भर के कार्यक्रमों के बाद पीएम डेनमार्क में रह रहे भारतीयों से रूबरू हुए तो मौका बेहद खास था। घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और पीएम ने भी दिल खोलकर उनकी बात की। पीएम ने अपील की कि हर साल 5 गैर भारतीयों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत होता है तो दुनिया मजबूत होती है। और जब मोदी ये कह रहे थे तो डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन तालियां बजाकर इसकी तस्दीक कर रही थी। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। पीएम का डेनमार्क का दौरा
कितना खास था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन मौजूद थी और माहौल में गजब की गर्मजोशी थी। इसके बाद पीएम की डेनमार्क की पीएम के साथ लंबी द्विपक्षीय वार्ता चली। भारत और डेनमार्क ग्रीन पार्टनर हैं और ये पार्टनरशिप भारत को ऊर्जा के नए युग में ले जाएगी। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है डेनमार्क की, उनके रेसिडेंस पर मौजूद है और यहीं पर ये बातचीत चल रही है। ये बायलैटरल जो आप देख रहे हैं इस वक्त हो रहा है, ये डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक का घर है और ये उनका प्राइवेट रेसिडेंस है। ब्योनवाक कासल इसे कहा जाता है और ये देखिए यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बातचीत हो रही है। पूरा यूरोप जिस एक मुद्दे पर पीएम की बात को ध्यान से सुनना चाहता था, उसकी बारी भी आई। मुद्दा था कैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमे और पीएम ने भी बेबाकी के साथ इस पर अपनी राय रखी। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। बर्लिन के बाद डेनमार्क की पीएम यात्रा, इसके जरिए भारत विश्व शांति की राह बनाता हुआ कारोबारी हित भी साधता दिखा। अब बुधवार को पीएम मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं। पीएम इंडो नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के पीएम से मुलाकात करेंगे और वापसी में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। रूस के साथ नरमी दिखा रहे भारत के रुख को यूरोप सुनना समझना चाहता है। शायद इस लिहाज से पीएम मोदी की बात से यूरोप में भी भरोसा जगा है कि कम से कम भारत जो भी तय करेगा उसके पीछे दुनिया का हित होगा। कोपेनहेगन से अंजना ओम कश्यप, आज तक। नवनीत राणा, रवि राणा को जमानत भले मिल गई हो, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, इनके घर पर बीएमसी की टीम फिलहाल पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी आई है। ये कहा जा रहा है कि बीएमसी की टीम ने नोटिस भेजा है और इस नोटिस में है कि आपके घर की हम जांच करेंगे और अगर घर में कोई भी अवैध निर्माण है तो फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। बीएमसी की तरफ से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बीएमसी की टीम नवनीत राणा और रवि राणा के घर पहुंची है। इनकी रिहाई से पहले ही बीएमसी की टीम यहां पहुंच गई है और अब से थोड़ी देर पहले हम आपको बता दें कि नवनीत राणा, रवि राणा को बेल मिली है। कई शर्तों के साथ इन्हें बेल दी गई थी। यह माना जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक राणा दंपति की रिहाई हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें कम नहीं होंगी। सरकार ने एक और एक्शन प्लान बना लिया है। बीएमसी में फिलहाल शिवसेना काबिज है और ऐसे में शिवसेना की तरफ से यहां पर बीएमसी जो है उसने एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि हमें आपके घर की जांच करनी है और अगर इस घर में कोई भी अवैध निर्माण है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, इधर पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा की रिहाई को लेकर भी विरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी, कई शर्तें लगा दी। 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई। मीडिया से बातचीत करने पर बैन लगा दिया गया। ये कहा गया कि जो घटना हुई है उसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी। मुस्तफा हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, एक तरफ राहत वाली खबर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है कि जो कदम यहां पर उठाया गया था राणा दंपत्ति की तरफ से, उसके बाद उन्हें सबक सिखाया जाए। अब घर पर यह कहा जा रहा है अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है बीएमसी की तरफ से, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कुछ ही मिनटों पहले राणा दंपत्ति को बेल की जो खबर है वो सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि बीएमसी की एक टीम जो है वो हार स्थित जो राणा दंपत्ति का घर है वहां पर पहुंचे हुए हैं उस घर का इंस्पेक्शन करने के लिए। आपको याद दिला दे कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके घर पे पहले इंस्पेक्शन किया गया, उसके बाद उन्हें नोटिस दी गई, उसके बाद तोड़ने की नोटिस दी गई और फिर वो उसके खिलाफ कोर्ट में गए तो वहां पर स्टे मिला। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी यहाँ पर दिख रहा है कि बीएमसी के ऑफिशियल वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करेंगे, वहां पर जो भी इलीगलिटी उनको मिलेगी उसका नोटिस बनाकर राणा दंपत्ति को देंगे। मुस्तफा, देखिए सरकार के अपने तर्क होंगे, बीएमसी के अपने तर्क होंगे, लेकिन क्या इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए, सबक सिखाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए कि आप मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, पहले हमने आपको जेल भेजा, वहां से राहत मिल गई तो घर पर अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 8 से 10 दिनों में तो राणा दाम्पत्ति जो है वो अपने घर पर नहीं है। तो बीएमसी को ये कैसे दिख गया कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसने कंप्लेंट की, जिसके बाद वहाँ पर नोटिस दिया गया और 8 से 10 दिन घर बंद होने के बाद उसके बाद दरवाजे पे नोटिस लगाया गया और आज भी घर बंद है, तब वहाँ पर जो है इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो पूरा विवाद हनुमान चालीसा के मातुश्री के बाहर पंडित हुआ, उसके बाद ये नोटिस दी गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो खबर आई है, ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे कार्रवाई कि कई एंगल निकल कर आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासत हो रही है और इससे जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। कौन कौन सी खबर है? पहली खबर, नवनीत राणा को बेल मिल गई है, हालांकि शर्तें लगाई गई है, मीडिया में बयानबाजी नहीं करना होगा, 50,000 रुपए देने पड़ेंगे मुचलके के तौर पर और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ नहीं। उधर राज ठाकरे पर एफआईआर हुई है, कई शहरों में प्रदर्शन भी हुआ है और इधर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक हुई है। तीनों दलों में एक राय की कोशिश की गई है। शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि राय जो है वो एक रखा जाए, स्टैंड जो है वो सरकार का तीनों दलों को साथ लेकर चला जाए। लेकिन ये 3 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर नवनीत राणा को लेकर शुरुआत करते हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राणा दंपत्ति को जमानत मिली है। हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल को यह दंपत्ति जेल भेजा गया था, उसके 11 दिनों के बाद आज इन्हें बेल मिली है, सेशन कोर्ट से बेल मिली है। लेकिन 3 शर्तें लगाई गई हैं, शर्तें भी महत्वपूर्ण है। 50,000 रुपए का निजी मुचलका जमा करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि इस पूरे विवाद को लेकर आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, आप मीडिया के सवालों को जवाब नहीं देंगे, वहां पर आकर कोई बाइट नहीं देंगे। और तीसरी बड़ी बात, ना सबूतों से छेड़खानी की जाएगी और ना ऐसी कोई हरकत को आप दोबारा से दोहराएंगे। तो ये बड़ी कहानी चालीसा पर। आपको बता दें, एकादशी हम जो लिख रहे हैं चालीसा पर जेल एकादशी, वो इस लिहाज से क्योंकि 11 दिनों के बाद इन्हें बेल मिली है और इस बेल में कई तरह की शर्तें लगा दी गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे आज मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, मीडिया से वो अपनी बात रख सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि अजान विवाद पर अब से थोड़ी देर में राज ठाकरे बोलेंगे। आपको याद होगा उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो भी जारी किया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दोपहर 1 बजे राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आगे की रणनीतियां क्या होंगी उनकी रूपरेखा सामने रख सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे वो रख सकते हैं। राज ठाकरे पर संजय राउत ने हालांकि तंज कसा है, ये कहा कि 1 दिन की नौटंकी है और ये सब कुछ 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो राज ठाकरे का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें एक बार फिर से उस बड़ी खबर का जिक्र करते हैं क्योंकि अब खबर आ रही है कि बीएमसी की टीम जो है वो राणा दंपत्ति के घर पहुंची है, नोटिस चस्पा कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आई है, राणा दंपत्ति के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि हमें आपके घर का मुआयना करना है, मुआयना करने के बाद हम इस घर में अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ देंगे। नोटिस के बाद बीएमसी की टीम राणा दंपत्ति घर पहुंची है। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, राणा दंपत्ति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची है, अवैध निर्माण की जांच करेगी। अब एकाएक जो ये अवैध निर्माण की जांच की बात सामने आई है, ये एक बड़ी खबर हो जाती है। खबर इस लिहाज से बड़ी क्योंकि राणा दंपत्ति की आज रिहाई होगी, अभी वो जेल से छूटे भी नहीं है, उनकी रिहाई होनी बाकी है। आज सेशन कोर्ट से बेल मिली है, फॉर्मेलिटीज की जो दौर है वो जारी है, लेकिन इन सब के बीच में बीएमसी की टीम उनके पहुंचने से पहले ही उनके घर पहुंच जाती है। कुल मिलाकर कहें तो स्ट्रांग मैसेजिंग की कोशिश है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है और ये तस्वीर इस वक्त इस बात की गवाही देती हुई बीएमसी की टीम, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। सॉरी वही फ्लॅट मध्ये कोणी आहे नोकर वगैरे कोण मॅनेजर नाही मला काही मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा,
घर से जिसकी शुरुआत हुई थी वो लड़ाई घर तक पहुंच गई। घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना था और अब घर पर ही अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई, बीच में जेल से रिहाई। कैसे देखा जाए इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कार्रवाई को? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई इसे बताया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा गया है कि जो शिवसेना के खिलाफ लोग बात करते हैं उनके घर पर अक्सर ऐसी कार्रवाई देखी जाती है। नारायण राणे के साथ ये हुआ था। उसके बाद अब जब राणा दाम्पत्य 8 से 9 दिनों से घर पर ही नहीं है तो फिर उनके घर के बाहर नोटिस लगा के तुरंत इंस्पेक्शन 2 दिन में करने के लिए आना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा जो विवाद है, ये जब उन्होंने कहा कि हम मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इसे बदले की कार्रवाई की नजर से ही देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीएमसी इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या उनको एक डेमोलिशन का नोटिस दिया जाता है अगर किसी तरीके की इरेगुलरिटी है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाके स्टे ला पाते हैं। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई सरकार की तरफ से राणा दाम्पत्य के ऊपर की जा रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। नहीं तो क्या इसे जो बदले कार्रवाई है वो महाराष्ट्र में सरकार ऐसे ही चलती, क्योंकि एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार ने बैठक बुलाई है, तो क्या ये फ्रीडम जो है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे घर बुलडोजर चल जाएगा, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, एक मामले में छूटेगा दूसरे मामले में डाल देंगे, क्या ये उद्धव सरकार की स्टाइल है या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार जो है उसने भी यही पैमाना अपना लिया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में भी देखी गई और कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ कार्रवाई यहाँ पर महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो बात करने की बात आती है तो पूरे देश भर में कानून एक तरह से सामान्यता है कि जो जिसके हाथ में पावर है वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और यही चीज आज राणा दाम्पत्य के केस में भी देखी जा रही है। जी, इस मामले को लेकर क्या यह माना जाए कि अब सियासत भी तेज होगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखिए बदले की कार्रवाई प्रतीत हो रही है, तो क्या इस मामले में वो राणा दंपत्ति दोबारा से कोर्ट जा सकते हैं स्टे को लेकर? और क्या बीजेपी अब आगे आने वाले वक्त में दिन जैसे बढ़ेगा हम ये माने कि यह मामला बड़ा होगा, ये यहां तक थमने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, पहले ही बीजेपी ने राणा दाम्पत्य के सपोर्ट में ये आप कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखा है। उनको कहना है कि हनुमान चालीसा अगर मातोश्री के बाहर पढ़ना चाह रहे थे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज को लेकर के आप कह सकते हैं कि आगे भी वो यही पक्ष रखेंगे कि राणा दाम्पत्य के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे, इसके लिए कार्रवाई की गई है। कि क्या उद्धव सरकार हिंदुत्व के इतने खिलाफ है कि हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो उसे सेडिशन का केस लगा दिया जाता है, उसके घर पर बीएमसी की नोटिस दी जाती है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राजनीति में उस तरह से ही देखी जाएगी। लेकिन जहां तक राणा दाम्पत्य का सवाल है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनके मीडिया से बात करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस मामले को लेकर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन साफ तौर पे इस पूरे मामले पे आप कह सकते हैं राजनीति महाराष्ट्र में थम नहीं रही। एक तरफ राणा दाम्पत्य, दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आजान होगी, लाउडस्पीकर होगा तो उसके सामने हनुमान चालीसा, ये सारी जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है या हैपनिंग है जो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखी जा रही है। अब जरा एक टेक्निकल सवाल का जवाब दीजिए कि जो बीएमसी की टीम पहुंची, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले हमने आज तक पर दिखाई, दर्शक लगातार हमारे देख भी रहे हैं आपके माध्यम से, ये बीएमसी की टीम ने नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के बाद वो बुलडोजर चला सकते हैं, या उस बीच में मौका राणा दंपत्ति के पास होगा कि वो कोर्ट जाकर स्टे ले सकते हैं? जरा ये प्रोसेस बताइए अवैध निर्माण को तोड़ने का यहां पर। जी बिल्कुल, ये पहली इंस्पेक्शन विजिट है जिसमें फोटोज और वीडियोस लिए जाएंगे उन इलाकों का जहां पर इरेगुलरिटी की गई है। उसके बाद एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें ये सारे जो इरेगुलरिटीज है ये मेंशन की जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन बीएमसी को, राणा दाम्पत्य को देना होगा कि उस चीज को रेगुलराइज कराए या फिर खुद से डेमोलिश करे। उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के समय देने के बाद उन्हें डेमोलिशन का नोटिस दिया जा सकता है। डेमोलिशन नोटिस खिलाफ भी वो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आ सकते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें अक्सर कोर्ट जो है वो स्टे तो ग्रांट कर देता है। नारायण राणे के बंगले के केस में भी सेम चीज देखी गई है, लेकिन फिलहाल बीएमसी का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं गुड फेथ में नहीं देखा जा रहा। ठीक है मुस्तफा, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी लौटेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि विवाद यहीं तक नहीं थमा है। दरअसल अजान और लाउडस्पीकर पर शिवसेना और बीजेपी में जमकर ठनी हुई है। शिवसेना बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एमएनएस भी इस पूरे मामले में आ चुकी है। एमएनएस का भी कहना है कि अजान को लेकर विरोध जो है उनका यह जारी रहेगा, लाउडस्पीकर को लेकर विरोध जारी रहेगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, महाराष्ट्र की सियासत जो है वो कैसे धर्म के भोंपू के आगे घूम रही है और इसमें हनुमान चालीसा का सियासी पाठ भी कैसे पढ़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है। तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है।
तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है।